Assalamu alaikum and welcome to my channel Learn to Lead with Aisha. First of all, I would like to thank all of you कि आप सबने मेरे लिए बहुत दुआएं की एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी फाइन नाउ। और अब कोशिश रहेगी कि पहले की तरह लेक्चर्स कंटिन्यूड रहें, इनमें कोई भी गैप ना आए। एक बात और, मेरे लेक्चर में आपके सारे सवालों के जवाब होते हैं, ये भी कि कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर कब शुरू हो रहा है। आप लेक्चर पूरा देखते नहीं, आप जस्ट टाइटल देख के कमेंट कर देते हैं कि फलां सब्जेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है, फलां सब्जेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है। तो जिन जिन सब्जेक्ट्स को मैंने आपसे प्रॉमिस किया है उन सबके लेक्चर्स आपको मिलेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका पहला लेक्चर हो गया था जिसके 2 पार्ट्स थे। आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है। कोर्स के अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस गिवन है वो है ईसीओ, एससीओ और सार्क। इन तीनों को ही हम डिस्कस करेंगे। पहले एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरह से रीजनल कोऑपरेशंस बनने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, किस तरह से बनी, पहले होती थी या नहीं होती थी, पहले क्या होता था, वो देख लेते हैं। देखें, पहले अगर हम लोग बात करते हैं 16th to 18th सेंचुरी की, तो ये जितना भी टाइम फ्रेम था, देखिए 16th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो इसी में हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आईआर में डिस्कस किया था। एनी हाउ, ये जो टाइम पीरियड था इसमें स्टेट्स में नेशनलिज्म था। स्टेट्स ज्यादा आपस में कोऑपरेट नहीं करती थी, ना कोऑपरेट करना चाहती थी। तो जब स्टेट्स कोऑपरेट नहीं करना चाहती थी तो उनमें नेशनलिज्म था, इतना ज्यादा कोई रीजनलिज्म की तरफ स्टेट्स जा नहीं रही थी। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने ज्यादा फ्रीडम डिमांड किया अपनी स्टेट्स से। और 18th सेंचुरी के एंड पे एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ फिर, जिसको लेजर फेयर कहते हैं। हम लोगों ने लेजर फेयर का मतलब होता है लेट डू। जिन्होंने मेरे आईआर के लेक्चर्स फॉलो नहीं किए उनको मैं बता देती हूँ। लेजर फेयर का कॉन्सेप्ट है, यानी लेजर फेयर इकोनॉमी थी। लेजर फेयर का मोटे मोटे अल्फाज में आपको मीनिंग बता दूं, ये कि स्टेट्स जो है वो इंटरफेयर ना करे मार्केट्स के अंदर। मार्केट्स को फ्री होना चाहिए, ट्रेडर्स जो खुद डिसाइड करें कि मार्केट के लिए क्या है, मार्केट की पॉलिसीज क्या बननी चाहिए, ट्रेडर्स को बनाने देनी चाहिए। यानी कि अगर एक स्टेट के अंदर जो भी ट्रेडर्स हैं वो अगर ये डिसाइड करते हैं हमने किसी दूसरी स्टेट की मार्केट में पेनिट्रेट करना है, या फिर किसी दूसरी स्टेट के साथ मिलकर कोई बिजनेस चलाना है, किसी दूसरी स्टेट की मार्केट्स के साथ या किसी और मुल्क के ट्रेडर्स के साथ, तो उनको वो करने दिया जाए अगर वो करना चाह रहे हैं। तो मतलब लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो 18th सेंचुरी के एंड पे ये लेट डू लेजर फेयर का जब कॉन्सेप्ट आया तो फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा रीजनलिज्म की तरफ चले गए। यानी कि एक रीजन की स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करना शुरू हुई ट्रेड के एरेना में, बिजनेस के एरेना में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, 20th सेंचुरी में दोबारा से देखा जाने लगा कि नेशनलिज्म, फिर से नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। अब 20th सेंचुरी में ही वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के जब हम रीजंस पढ़ेंगे, अभी IR 2 का भी कोर्स कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे, उसमें पढ़ेंगे, तो वर्ल्ड वॉर 1 के रीजंस, 4 रीजंस हैं जिनको जाना जाता है मेन के नाम से, MAIN, मेन। ये जो N है इट स्टैंड्स फॉर नेशनलिज्म। दोबारा से नेशनलिज्म आ गया था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, यूरोप को रीस्ट्रक्चर करने की बात हो रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये बात डिसाइड की थी, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि यूरोप को रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। अब जब यूरोप को रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए तो फिर उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी, और उस टाइम पे फिर 1948 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाई गई। ये बेसिकली इस मकसद के लिए बनाई गई थी कि जो वॉर रिडन यूरोप है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, उसको रीफॉर्म किया जाए। लेकिन क्योंकि ये कोऑपरेशन के इंटेंशन के साथ भी बनाई गई थी, तो यहां से रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट फिर इमर्ज हुआ। तो वी कैन से कि वर्ल्ड वॉर 2 का चाइल्ड है बेसिकली रीजनलिज्म। ठीक है, उसके बाद यही जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, यही जब सक्सेसफुल हुई तो बाद में फिर यूरोपियन यूनियन, यही ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। कैसे बाद में फिर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बन गई थी। यूरोप की जो कुछ स्टेट्स थे उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया था कि कोल और स्टील की हद तक हम लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जो भी पॉलिसीज बनाई। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गई, और फाइनली जब 1993 में मास्टराइज ट्रीटी हुई थी तो उस टाइम पे फिर यूरोपियन यूनियन फॉर्मली मास्टराइज ट्रीटी होने के बाद बन गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रीजनलिज्म इमर्ज किस तरह से हुआ। फिर पूरी दुनिया में अगर हम लोग देखें तो इसी तरह से यूरोपियन यूनियन को देखते हुए डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बना दी थी। एक ओवरव्यू जस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ उसका वर्ल्ड मैप के ऊपर।
अब देखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन जब वो सक्सेसफुल हो रही थी तो उसकी सक्सेस को देखते हुए दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट स्टेट्स ने मिलके रीजनलिज्म की कोशिश की, यानी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की कोशिश की, जिनमें हम लोग कुछ देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिकन जो रीजन था इसमें नाफ्टा बन गई थी, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया 1988 में, और इसमें मेनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और बाकी स्टेट्स इंक्लूडेड थी। उसके बाद अगर सेंट्रल अमेरिकन रीजन में हम लोग देखें तो सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट इन स्टेट्स ने मिलकर बना ली। उसके बाद अगर हम लोग लैटिन अमेरिका की बात करें, सदर्न अमेरिका के अंदर लैटिन अमेरिकन स्टेट्स ने, तो उन्होंने लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन बना ली। अगर हम लोग अफ्रीका की तरफ जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन बन गई थी, जो कि बाद में अफ्रीकन यूनियन बनी। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कॉमकॉन बनी थी। कॉमकॉन में फॉर्मर सोवियत था, साथ इसमें बाकी स्टेट्स चेकोस्लोवेकिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया वगैरह, इन सब के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। लेकिन यूरोपियन यूनियन को छोड़ के अगर हम लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ये सब भी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। अगर हम लोग ज्यादा सक्सेसफुल बात करते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल होने की, तो हम एशियान की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो एशियान जो थी वो कंपैरेटिवली ज्यादा सक्सेसफुल हुई। एनी हाउ, ये एक ओवरव्यू था कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फिर रीजनलिज्म शुरू हो गया। लेकिन हम लोगों ने रीजनलिज्म इन द साउथ एशिया की बात करनी है। रीजनल कोऑपरेशन जितनी भी एशिया के अंदर हुई, जिनका मेंबर पाकिस्तान है, और साथ में ये भी देखना है कि पाकिस्तान उनमें क्या रोल प्ले कर रहा है या फिर फ्यूचर क्या हो सकता है उन ऑर्गेनाइजेशंस का, तो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईसीओ को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ ईसीओ पे लेक्चर मिलेगा, बाकी दोनों लेक्चर्स सार्क और एससीओ वो दोनों भी आपको आज ही मिलेंगे, लेकिन उनके लिए सेपरेट वीडियोस हैं, तो आपने तीनों वीडियोस को देखनी है, तो आपने तीनों वीडियोस को देखना है, तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग ECO आई वांट टू शो यू समथिंग, क्योंकि आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग दिस लेक्चर लास्ट नाइट, तो व्हेन आई वेंट टू माय रूम आई सॉ दिस। तो जब इस किस्म के भतीजे मौजूद हो ना घर पे तो भी डिले हो जाते होते हैं लेक्चर्स। एनी हाउ, ECO स्टार्ट करते हैं। ECO बनी थी पहले रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट के नाम से, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि 3 स्टेट्स पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने मिलकर बनाई थी 1964 में। ठीक है, ये बन गई। ठीक है, इसके ऊपर काम इतना खास अभी होना स्टार्ट नहीं हुआ था कि 1979 में ईरान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं भी पढ़ी हुई तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले रिलेशंस अच्छे क्यों थे और अब क्यों उनमें उनके रिलेशंस खराब हो गए। ऑयल तो एक बहुत बड़ा रीजन है ही है। ईरानियन रेवोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। खैर, जब ईरानियन रेवोल्यूशन हो गई तो उसके बाद RCD डिसॉल्व हो गई, लेकिन क्योंकि रीजनल कोऑपरेशन करना चाह रही थी यहाँ की स्टेट, साउथ एशियन स्टेट्स, तो उसके बाद दोबारा से RCD को ही दोबारा से रीइनकार्नेट करने की कोशिश की, और ट्रीटी ऑफ इजमीर जो कि 1977 में साइन की गई थी, और ये अर्लियर तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था RCD का, लेकिन यही दोबारा से इसको फिर अमेंड करके ECO के लिए डॉक्यूमेंटेशन इसकी कर दी गई थी, तो फिर ECO बन गई। ठीक है, वही जो ट्रीटी ऑफ इजमीर बेसिकली हुई थी RCD को बनाने के लिए, लेकिन फिर उससे ECO बन गई क्योंकि RCD डिसॉल्व हो गई थी। ECO की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स तेहरान में है, ईरान के अंदर, और इसके पहले 3 ही मेंबर्स थे शुरू में, यही पाकिस्तान, ईरान और टर्की। लेकिन उसके बाद जब 1991 या 1989 जिस भी बुक ऑफ फॉलो करें, जब कोल्ड वॉर एंड हुई, तो उसके बाद क्योंकि फॉर्मर सोवियत यूनियन की जो स्टेट्स थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, उसके साथ से सेपरेट हुई थी, तो फिर वो स्टेट्स भी ECO में इंक्लूड हो गई थी, और उनमें अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान भी है, इसमें मेंशन कर दीजिएगा, और अफगानिस्तान साथ में, जिसमें से उसी टाइम पे कुछ टाइम पहले ही सोवियत ने विड्रॉ किया था। तो इन सब स्टेट्स ने भी मेंबरशिप एक्वायर कर ली ECO की, और अब ECO 3 मेंबर स्टेट्स से 10 मेंबर स्टेट्स तक हो गई। बाकी अगर हम लोग देखें तो ये जो स्टेट्स थी इनको मेंबरशिप मिली थी 28th ऑफ, मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, 28th ऑफ मई 1992। 28th ऑफ मई 1992 को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हुई थी ऑफ ECO's काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनकी मीटिंग में इन सबको मेंबरशिप दे दी गई थी ECO की, और फिर ECO एक्सपैंड हो गई थी, और उस टाइम पे ECO यूरोपियन यूनियन के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी। अब सितंबर 14, 1994 को एक और
ऑर्डिनरी मीटिंग हुई थी ऑफ ईसीओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसमें ईसीओ के बेसिक डॉक्यूमेंट्स को फाइनलाइज किया गया था, जिसमें कि जो इसका फंडामेंटल चार्टर है वो डिजाइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ इजमीर को रिवाइज किया गया था। अब जब फंडामेंटल चार्टर को रिवाइज किया गया था तो उसमें फिर ईसीओ के ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइन किए गए थे कि ईसीओ के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, और वो क्या थे। Promotion of sustainable development for socio-economic well-being of the people in the member states through intra-regional economic cooperation with special focus on trade, energy and transport and communication। तो ईसीओ के प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उन स्टेट्स की जो कि मेंबर्स हैं, ट्रेड के फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में, ठीक है। उसके बाद 1993 अक्टूबर 1993 में ईसीओ को यूएन का ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिल गया, और 1994 में ईसीओ ने इंटर रीजनल कोऑपरेशन, इंट्रा रीजनल तो ईसीओ के ऑब्जेक्टिव्स में मौजूद थी, इंटर रीजनल यानी कि वो रीजन जिसमें ईसीओ है, जिन कंट्री जो भी मेंबर स्टेट्स हैं ईसीओ की, इंटर रीजनल बाकी एशिया पैसिफिक के अंदर जो बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ कंसल्टेशन की सर्विसेज देनी शुरू कर दी ईसीओ ने। और साथ ही साथ अब 1990s की हम बात करें तो क्योंकि 1992 में नए मेंबर्स ऐड हो गए थे, वो लैंड लॉक्ड थे, तो उनको वार्म वाटर्स तक एक्सेस देना ये भी ईसीओ ने स्टार्ट कर दिया ये काम भी। और फिर इन लैंड लॉक्ड मेंबर्स को एक स्टैंडिंग मिली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। इसके साथ ही साथ ईसीओ में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट्स हुए, जिस तरह के ट्रेड और डेवलपमेंट बैंक बनाया, शिपिंग कंपनी, ईसीओ एयर के नाम से एयर ट्रेवल पे एग्रीमेंट्स हुए, री इंश्योरेंस कंपनी। फिर उसके बाद तीसरा ईसीओ का समिट 1995 में हुआ, जिसमें ईसीओ साइंस फाउंडेशन और ईसीओ कल्चर इंस्टीट्यूट बनाई गई, यानी कि ईसीओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी कोऑपरेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्टीमेटली ईसीओ एक फेलियर है। ईसीओ ने जितने ज्यादा प्लान्स बनाए थे उन सबको फुलफिल करने की कोशिश नहीं कर पाई। उसकी रीजंस क्या है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और भी कुछ कोऑपरेशन के प्रोजेक्ट्स वगैरह बुक के अंदर मेंशन्ड हैं, वो बुक से आप लोग पढ़ लेंगे। बुक में लेक्चर के एंड पे आपको बता दूंगी कि कहाँ से आप लोगों ने इसको पढ़ना है। कि अभी हम लोग देख लेते हैं कि इतने सारे रीजनल प्लान्स तो बनाए गए, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, उसकी क्या रीजंस हैं। ईसीओ परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई, उसके क्या रीजंस हैं। तो देखें, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल बैकवर्डनेस मेंबर स्टेट्स में कौन कौन है। ईरान, जितने भी कार्ड्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान वगैरह, ये ओवरऑल इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं। जब मेंबर स्टेट्स में मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ओवरऑल बैकवर्ड होंगी तो वो किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी ही बैकबोन है। किसी भी स्टेट का बैकबोन होती है तो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इकोनॉमिकली स्टेट स्ट्रेंथन होंगी तो वो अपना कुछ उसमें हिस्सा डाल सकेंगी और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकेगी, या फिर जितने भी उसने प्लान्स बनाए हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। दूसरी अगर हम लोग रीजन देखें तो फाउंडिंग मेंबर्स पाकिस्तान, टर्की और ईरान, इनकी कोशिश ये रहती है कि हम लोग रीस्ट्रक्चर करते रहें, कि शायद हम लोग रीस्ट्रक्चर करें ईसीओ को और बेहतर पॉलिसीज बनाएं तो हो सकता है कि ये काम करे। लेकिन ऑफ कोर्स रीजन फिर अगेन वही आ जाता है कि परफॉर्म करने के लिए पैसा भी जरूरी होता है, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अगेन एक रोल प्ले करती है ईसीओ की बैकवर्डनेस में। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ईसीओ में कोई एशिया के अंदर से ही रशिया या चाइना कोई इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन्ड स्टेट अगर इसका पार्ट होती, जैसे कि एससीओ में अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि एससीओ अगर सक्सेसफुल रही है तो उसका बेसिकली रीजन यही था कि उसमें रशिया और चाइना मेंबर्स हैं। तो अगर ईसीओ के अंदर भी इस तरह से इकोनॉमिकली एक या दो ज्यादा स्ट्रेंथन्ड मेंबर स्टेट्स होती तो वो बाकियों को साथ लेके चल सकती थी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जैसे कि हम लोगों ने पहले वर्ल्ड मैप के ऊपर देखा, डिफरेंट बन चुकी हैं रीजनलिज्म के एग्जांपल्स हम लोगों के सामने, डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुपिंग्स बन चुकी हैं। तो उन ग्रुपिंग्स का, उन इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक प्रेशर, कंपैटिटिव प्रेशर, वो भी जिस तरह से हम लोग बिजनेस के टर्म्स में भी पढ़ते हैं कि कंपैटिटर्स का प्रेशर वाकई में एक प्रेशर होता है, ठीक है। इट आइदर लेट्स यू परफॉर्म और इट डिमिनिशेस योर परफॉर्मेंस। तो इसी तरह से वो प्रेशर ईसीओ के ऊपर भी है। और फाइनली अगर हम लोग देखें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी तो है ही है अफगानिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अफगान के अंदर द अनएंडिंग टर्मोइल इन अफगानिस्तान। ईसीओ कब बनी थी और उसके बाद देखें ईसीओ के अंदर जब इनका अफगानिस्तान और ये बाकी मेंबर स्टेट्स की इंक्लूजन जब हुई थी 1992 में, तो उसके बाद से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान वाला सारा जो टर्मोइल था, और उसके बाद 2001 के बाद से तो फिर से एक तरफ सोवियत निकला था, अफगानिस्तान संभला था नहीं, फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंटरवेंशन हो गई। तो अफगानिस्तान एक रीजन जिसको सराउंड कर रही है बाकी सारी की सारी मेंबर स्टेट्स,
एक वो स्टेट जो कि सेंटर में मौजूद है, जिसको सराउंड कर रही है बाकी सारी की सारी स्टेट्स, तो वो स्टेट ही सेंटर वाली स्टेबल नहीं है, उसमें टेररिज्म है जो कि इन्फिल्ट्रेट करके बाकी स्टेट्स में भी जा रहा है। तो फिर किस तरह से एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है या अपना काम कर सकती है। बुक जो आपने फॉलो करनी है वो है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अहमद। अब आप लोग ये कहेंगे कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फॉरेन ऑथर्स को पढ़े, पाकिस्तानी ऑथर्स को ना पढ़े, तो ये बुक रिकमेंड करने की रीजन ये है कि करंट अफेयर्स के अंदर रिकमेंडेड बुक्स में इस बुक का नाम मेंशन्ड है। और दूसरी बात ये कि हालांकि ये वर्ल्ड टाइम्स पब्लिकेशन की है और वर्ल्ड टाइम पब्लिकेशन की और कोई भी बुक कहीं भी किसी सिलेबस में मेंशन नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस में, लेकिन ये क्योंकि रिकमेंडेड बुक्स में है और एक अच्छी बुक है, मैंने खुद भी पढ़ी है, तो ये और इसके साथ अगैन मैं सिर्फ एक बुक है जो कि पाकिस्तानी ऑथर की फॉलो करती हूँ और वो हसन अली गोंदल की बुक है, नोवा पब्लिकेशंस की आईआर की बुक। आईआर में भी ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, एससीओ, ईसीओ और सार्क, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो ये तीनों यहाँ तो कवर हो जाएंगी। फिर आईआर में हम लोग इनको नहीं स्टडी करेंगे, लेकिन ये है कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस उनकी भी आईआर 2 की बुक में बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।